Hello, friends. Welcome to Uncommon CA. Let's start with the case study 24. तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. हमें लगता है क्वेश्चंस क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, हम बिल्कुल पढ़ेंगे उसको. From the case scenario, it is evident that EFPL imported a machinery costing rupees 60 lakh from the reputed manufacturer of Singapore and repaid the cost of imported machinery in the equal monthly installment. From the following option, choose the one which will apply in the given circumstances. करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, पहले तो ये समझो. करंट अकाउंट ये आएगा करंट अकाउंट में, बट होता क्या है, रीजन समझना जरूरी है. करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन होती है जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स नहीं होती. और उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो पेमेंट्स रिलेटेड है फॉरेन ट्रेड से, अदर करंट बिजनेस से, सर्विसेज से, शॉर्ट टर्म बैंकिंग है, क्रेडिट फैसिलिटी है, जो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चलती हैं. दैट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस. तो इस वाली कंडीशन में कैपिटल अकाउंट तो ये नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा. बट करंट अकाउंट है सिंस मशीनरी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सेलेबल आइटम्स. सेलेबल आइटम्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें. लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, will be paid in 5 equal monthly installments. और current account transaction is short term credit facility in ordinary course of was availed by EFBL. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी ली है उन्होंने. According to the case scenario, Mr. Jay Doshi, while returning to India, is desirous of bringing with him Reserve Bank of India notes amounting to 75,000 in denomination of 100. प्रोविजो ये कहता है कोई लिमिट नहीं है अगर डोमिनेशन की करेंसी 100 रुपीज में है. अगर लेकिन डोमिनेशन की करेंसी 200 के नोट्स में है या 500 के नोट्स में है, तो मैक्सिमम कितना ला सकते हैं वो, 25,000 रुपीज ला सकते हैं. और 2000 करेंसी के नोट चलते नहीं है, तो मैक्सिमम कितना ला सकते हैं, 100 रुपीज का नोट नो लिमिट, 200 और 500 के नोट है तो 25,000 रुपीज तक ला सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, मिस्टर जस्ट परमिटेड टू बिंग इंडिया अमाउंट ला सकता है, अलाउड है, कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए इसमें. It is noticed that the case scenario at that Mrs. Getika Devi, one of the directors of EFBL, remained in India and also outside on India various dates. Which of the following options correctly determined? पहले देखना पड़ेगा कितना टाइम ये इंडिया में रही है. ये रहा मिसेस गेतिका देवी. Often visits her son Swapnil, who is settled in USA. She came back to India from Michigan on July 2019, spent some time with her younger son Karthik and her mother in New Delhi, left again in India. तो यहाँ पे जुलाई 2 से 5 तक यहाँ पे रही हैं. तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितने दिन रहे हैं, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 - 1, 30 डेज, प्लस 31 अगस्त के, और प्लस 5 डेज सितंबर के, तो 36 डेज हो गए. उसके बाद शी केम बैक टू नवंबर 30 में आए और फिर चली गए दिसंबर 4 को. तो कितने दिन हो गए, नवंबर का 1 और दिसंबर के 4. आई थिंक इसके में ऐड नहीं हुए, वेट कुछ तो गलत हुआ है. 31 - 1 प्लस 31 + 5 +1 + 5, तो टोटल 72 डेज आ रहे हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली 72 डेज आए, तो 2019-20 में तो ये रेजिडेंट नहीं है. बट इसमें लिखा है अगस्त 30 20 को आए हैं, उसके बाद ये न्यू दिल्ली में टिल डेट तक रहे हैं. तो 2020 में आ गई, उसके बाद ये अभी तक इंडिया में ही है. तो 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का क्या होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी फरवरी ले लिया, जनवरी, देन मार्च. ऑलरेडी 22 डेज से एक्सटीड कर रहा है. उसके बाद ये अभी 2022 में भी अभी इंडिया में ही है. तो उस कंडीशन में क्या माना जाएगा, इनको रेसिडेंट माना जाएगा. तो मिस्टर किसी का देवी से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फाइनेंशियल 21 एंड अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-21. तो हमने देखा 2019-20 में कितने रहे थे, 72 डेज अप्रॉक्स. और जब वो 2020-21 में कितने डेज है, 214 डेज. और इसलिए उनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा 2021-22 में कितना हो, क्या होगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, क्योंकि हम लास्ट ईयर का इसमें कंसिडर करते हैं. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Suppose EFBL is a public sector undertaking. It desires to spend $7,500 for advertisement in foreign print media, so it may promote its previous business globally. To of the following answer, which of the following is applicable to our mentioned situation?
तो ई एफ बी एल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के रूल से कहते हैं कि आप $7,500 तक इन्वेस्ट अगर एडवर्टीजमेंट फॉरेन मीडिया में कर रहे हो तो आप स्पेंड कर सकते हो विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं चाहिए विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एफबीआई इज परमिटेड टू स्पेंड $7,500 फॉर एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। From the case scenario, it is evident EFBL is planning to donate USD to $2 lakh to a technical institution established in Chicago at USA for conducting advanced research. So, which of the following is applicable? अगर 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख के हम डोनेशन कर रहे हैं तो इसमें हमें प्रायर अप्रूवल किसका चाहिए होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा, जब भी आप डोनेट कर सकते हैं आफ्टर सीकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट हमें अमाउंट कितना है इसमें? 2 लाख है, तो 2 लाख EVPL permitted donate to USD 2 lakh but only with the prior approval of Reserve Bank of India. Option C is the correct answer. Let's start with case 325. The National Company Law Tribunal ordered that Simron Software Solution Limited would pay its 5% dissenting shareholders the value of shares held by them, and the valuation of such shares was to be arrived at for the predetermined price formula according to the provisions of Companies Act. What is the basic criteria which should be considered while deciding a valuation of share? अगर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को दे रखते हैं तो उनमें जो क्राइटेरिया इसमें ये होता है, प्रोविजन ये कहता है जो भी फेयर वैल्यू सेबी ने डिसाइड करा है उससे कम पे हम नहीं दे सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं आता। द वैल्यूएशन ऑफ शेयर शुड नॉट बी एजेंट बट हैज बीन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। As regards listing, but will the consequence of amalgamation, Chevron Software Solutions Limited listed company with Hardtech Limited, that is an unlisted company. सिंपल लॉ में स्टेटेड है कि अगर ट्रांसफर कंपनी लिस्टेड कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड ही रहेगी जब तक वो लिस्टेड नहीं बन जाती। अमेलगेमेशन ऑफ सिविल सॉफ्टवेयर लिस्टेड वुड इटसेल्फ कन्वर्ट नो। Amalgamation of a listed company with Hardtech Limited unlisted would not itself convert Hardtech Limited into a listed company. Correct. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कुछ नहीं, 15 दिन बाद 30 दिन बाद, जब तक वो पूरी प्रोसेस उनको करनी पड़ेगी, जब तक वो एलिजिबल नहीं होता तो जब तक वो लिस्टेड नहीं बन सकते। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन कंपनीज एक्ट बट 13, बट इज द लीगल ऑब्लिगेशन imposed on the company which is required to fulfill under the completion of scheme of amalgamation. अगर अमेलगेमेशन की स्कीम में ये होता है कि इसको जो भी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में सर्टिफाइड करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से इन प्रैक्टिस दैट द स्कीम ऑफ अमेलगेमेशन इज कंप्लाइड हो रही है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ एनसीएलटी। भाई कोई ना कोई वॉच तो चाहिए ना कि अब वो सारी चीजें कंप्लाई हो रहे नहीं हो रहे, तो इसमें उसको सर्टिफाइड करना पड़ेगा सीएस या सीएमए से। ऑडिटर्स ऑफ द कंपनीज नहीं, certified by chartered accountant या cost accountant या company secretary in practice in the as per the direction of the NCLT. तो option B is the correct answer. According to the provisions of Companies Act, whether both Mr. Manjeet and Mr. Retam are eligible for receiving the compensation for the loss of their respective office managing director और होल टाइम डायरेक्टर। सबसे पहला प्रोविजन ये कहता है कि अगर लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है तो उस कंडीशन में मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को उनका लॉस ऑफ कॉम्पेंसेशन मिलेगा। बट अगर एमेलगेमेशन हो रहा है, डिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कंपनी का, एमेलगेमेशन हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, तो उस कंडीशन में होल टाइम डायरेक्टर को नहीं मिलता, खाली मैनेजिंग डायरेक्टर को ही लॉस ऑफ कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो इस कंडीशन में खाली मिस्टर मंजीत ही एलिजिबल है, मिस्टर रेता एलिजिबल नहीं है। तो ओनली मिस्टर रेता इज एलिजिबल, नो। ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं है, मिस्टर ओनली मिस्टर मंजीत इज एलिजिबल रिसीविंग कंपनसेशन फॉर ऑफिस एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिमरन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Mr. Mohan was removed as director of Simran Software Solutions Limited for the alleged fraud committed while being holding the office of director. अब मिस्टर मोहन जो डायरेक्टर सिमरन सॉफ्टवेयर लिमिटेड के, वो कुछ में फ्रॉड करा था, लेकिन एमलगेमेशन चलते हुए क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग्स रहेंगी। सबसे पहले समझो कि क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एमलगेमेशन रुक जाएगा, तो मिस्टर मोहन पे केस चलता रहेगा, वो बाद में उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती और एमलगेमेट हो गई तो उस कंडीशन में एमलगेमेशन वाली कंपनी पे केस चलेगा। कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पे केस चल रहा था उस पे केस चलता रहेगा और आगे जो अमेलगेमेशन है वो भी नहीं रुकेगा। तो मैं पेंडिंग लीगल केस भी कंटिन्यूड, नो। पेंडिंग लीगल केस विल बी कंटिन्यूड एज बिफोर अगेंस्ट मिस्टर मोहन थॉट नॉट विद समन सॉफ्टवेयर लिमिटेड बट विद हार्टेक लिमिटेड आफ्टर अमेलगेमेशन। करेक्ट। सेकंड, मिस्टर मोहन वाज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर कंपनी देयरफॉर टिल द टाइमिंग इज नॉट फाइनली डिसाइडेड द प्रोसेस कैन नॉट बी, ऐसा भी कुछ नहीं, एमलगेमेशन चलेंगे। और अच्छा उसमें दो ऑप्शन दे रखे, कोई ना कोई दो ऑप्शन सही है इसमें क्योंकि फर्स्ट था
एक तो देखो सबसे पहले ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड सही है, तो सेकंड में हो सकता है बी और सी में से कोई सही होगा। अब सेकंड थर्ड थर्ड तो है नहीं, तो फोर्थ बचा, तो ऑप्शन सी ही किसका आंसर करेक्ट है। ऑनगोइंग लीगल केस बिटवीन मिस्टर मोहन वुड नॉट अफेक्ट द एलिगेशन, वुड नॉट अफेक्ट, करेक्ट। अब देखो हमें सेकंड समझ में आएगा, हमें वो कुछ समझ में नहीं आया, थर्ड तो है नहीं सेकंड के साथ, सेकंड एक सही है, तो फोर्थ ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 26। According to the case study, the offer of acquisition of shares of Swati Garments Limited was approved by 91 shareholders, 91% shareholders, and the offer remained open for 4 months, but the dissenting shareholders did not avail the said offer. As per the provisions of Companies Act, maximum within how much time Minerva Fibers Limited is required to send a notice to dissenting shareholders indicating its intention to acquire their shares. Select the correct answer from the following options. Okay. तो इस वाली कंडीशन में उसमें क्या होता है, 4 महीने के अंदर उसको पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद भी वो 2 महीने का उसको टाइम मिलता है, अगर वो भी एक्सपायर हो जाता है तो उसको डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को अपने, हम कंसिडर मान लेंगे कि हाँ वो अप्रूव हो चुका है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम विद इन 2 months after the expiry of first 4 months which the offer of acquisition of shares was open, Minerva Felix is required to give notice to sending to senior and desired to acquire their shares. Simple. So option B is the correct answer. Swati Garments Limited need to park the funds received from Minerva Fabrics Limited on behalf of dissenting shareholders in a separate bank account. कब उसको रिफंड करना पड़ता है, सेट फंड शैल बी डिसबर्स्ड टू डिसेंटिंग शेयरहोल्डर विद इन 60 days, ऑप्शन सी। ड्यू टू द टेक ओवर स्वाति गारमेंट्स लिमिटेड, मिस्टर मनोज लॉस्ट हिज ऑफिस मैनेजिंग डायरेक्टर स्वाति गारमेंट्स लिमिटेड, हाउ मच कंपनसेशन बिकम्स पेबल टू हिम। इसमें देखते हैं कि लास्ट 3 years का पहले एवरेज निकालेंगे। मिस्टर मनोज को मिला 30, 35, 40, कितना हो गया, लेट्स कैलकुलेट। 30, 35 प्लस 40, टोटल कितना आ गया, 105 डिवाइड बाई 3, 35 लाख का एवरेज आ गया। अब इसमें लिखा है कि रिमेनिंग टर्म कितना बचा है और 3 ईयर विच एवर इज शॉर्टर, तो इसमें हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, इसमें आईसीआई ने क्या करा है, प्री एज्यूम करा है, क्वाइट 15 अप्रैल, और यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को रिअपॉइंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्री एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने फिर से ही उसको रीअपॉइंटमेंट करा है, रिमूवल टुक प्लेस ऑन दैट डेट, उसको 3 ईयर विच एवर इज शॉर्टर पीरियड, तो शॉर्टर पीरियड हमारा कितना, 5 साल का बचा है उनका अभी, लेकिन अब क्या बचा है, 3 साल। अब पूरे 5 साल का बचा है रिमेनिंग पीरियड, तो वहां पे तो रीअपॉइंट हो चुका है दूसरे कंपनीज में, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 3 साल का हमें शॉर्टर पीरियड को उसको देना पड़ेगा, विच एवर इज शॉर्टर, शॉर्टर कौन सा है, 3 साल इंटू 3, टोटल टोटल कितना, यहाँ पे कितना आ गया, 105 lakhs, टोटल 105 लाख, ऑप्शन बी। According to a case scenario, appointment of Mr. Manoj as Managing Director of Top Gears Limited was approved by the shareholders by passing a resolution at the general meeting of the company. In such a situation, as per the provisions of Companies Act 2013, maximum within how much time with the prescribed written MR1? MR1 कब तक फाइल हो जाना चाहिए? Maximum within 60 days. Option C. Top Gears में got its share listed BSE National Exchange of NSE में आफ्टर बीइंग लिस्टेड कंपनी बट चेंजेस टॉप गैस लिमिटेड एज फर्दर स्ट्रेंथ ऑफ, अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो उसको अपने 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं, इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 3 मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारी 3 केस स्टडी हो चुकी हैं, बाकी आपकी रोज रोज एक वीडियो अपलोड हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट में प्लीज़ हमें बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मैं अलग शॉर्ट बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। इनका कुछ कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।